हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉइन्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप चौहान और मेरे साथ हैं अविनाश सक्सेना। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी टैक्स सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं एवरीथिंग अबाउट टैक्सेस। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखिए, क्योंकि इस सीरीज में हम, जैसे कि मैंने बताया, टैक्स के बारे में सब कुछ कवर करने वाले हैं फ्रॉम ए टू जी। तो उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में और डिफरेंट रेजीम्स के बारे में। हम जानेंगे कि कौन से इंडिविजुअल के लिए कौन सी इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होती है, आपको कौन सा रेजीम सिलेक्ट करना चाहिए, ओल्ड या फिर न्यू। अच्छा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप टैक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है कि इस सीरीज में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में भी कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट ये तक आपको दिखाएंगे कि कैसे आप खुद से अपना ITR फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो चलिए अविनाश जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब क्या होता है वो हमें समझना चाहिए। तो इनकम टैक्स स्लैब, आप सपोज कीजिए कि कोई एक पर्सन है जो 5 लाख का इनकम अर्न करता है, कोई एक पर्सन हो सकता है जो 10 लाख का करता है या 15 लाख का करता है, राइट। तो सभी से क्या सेम रेट का स्लैब या सेम रेट से हम लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं क्या गवर्नमेंट? नहीं, तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जितना हायर आपका इनकम होगा उतना ही परसेंटेज आपसे गवर्नमेंट जो है टैक्स के रूप में लेगी। राइट। तो से सपोज किसी का 2.5 लाख ही अगर अर्न करता है तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है उसको रहने देते हैं, उससे टैक्स नहीं लेंगे हम लोग। तो इसी तरह से एक टैक्स स्लैब डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी उसी से स्टार्ट होती है। अगर कोई स्लैब स्टार्ट हो रही है और वो विद इन दैट लिमिट इज़ कंसिडर्ड एज कि वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 2.5 लाख तक अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हैं तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर ही है, Right. तो आपको कोई इनकम टैक्स पेबल नहीं होगा। बिल्कुल। ये एक इनकम टैक्स स्लैब का है। और इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल किनको होती है वो समझ लेते हैं। तो केवल इंडिविजुअल और HUF को ही ये स्लैब्स एप्लीकेबल है। HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। ओके। तो इसमें कौन कौन लोग कवर नहीं हुए, तो वो बाकी बचे जो है फर्म LLP और कॉर्पोरेट्स। Okay. उनको ये स्लैब रेट्स एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि उनकी सेपरेट स्लैब्स होती है। तो जैसे कि अभी हमने टैक्स स्लैब के बारे में समझ लिया, अब हमें पता है कि इंडिया में दो तरीके की रेजीम होती है, एक है ओल्ड टैक्स रेजीम और एक है न्यू टैक्स रेजीम। तो अब इन रेजीम्स में की डिफरेंसेस क्या हैं? दूसरी चीज कि अगर कोई एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो कि इन्वेस्टमेंट्स भी करता है और डिडक्शन लेना चाहता है तो उसके लिए कौन सी रेजीम बेटर होगी। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि 15 लाख से ज्यादा इनकम अर्न करता है तो उसके लिए कौन सी रेजीम ज्यादा बेटर होगी? ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम होता क्या है। तो सपोज कीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर गवर्नमेंट ने नई टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस की। उस न्यू टैक्स रिजिम में उन्होंने कहा कि आपको किसी तरह का अगर कोई डिडक्शंस आप क्लेम नहीं करते हैं, जैसे सपोज HRA हो गया, ATC की डिडक्शंस आपके पास में नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स कुछ नहीं है, LIC आपके नहीं है, तो आप न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। उधर टैक्स रेट्स अलग तरीके से और स्लैब्स कुछ अलग तरीके से है। ओल्ड रिजिम बिल्कुल बेसिक हम लोग जैसे फॉलो करते आ रहे थे प्रीवियसली, उसी को हमको रिजिम को फॉलो करना है, जो कि 0 से 2.5 लाख है, फिर 2.5 लाख टू 5 लाख का एक स्लैब रेट है, वही हमको फॉलो करना है ओल्ड रिजिम के अंदर। ठीक है। तो दोनों में केवल डिफरेंसेस ये है कि न्यू रिजिम में आपको किसी तरह का कोई तरह का डिडक्शंस क्लेम नहीं करना है और आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, और थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वे में है, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। और ओल्ड रिजिम में अगर आपको कोई किसी तरह का डिडक्शन क्लेम करना है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन आपको करने पड़ेंगे, जैसे HRA हो गया, LTA हो गया, या फिर आपने होम लोन लिया है तो उसके सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के सर्टिफिकेट्स आपको मेंटेन करने होते हैं, LIC के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस के, ATD आप क्लेम कर सकते हो। तो ये दोनों में एक ब्रॉड फर्क है, जो ओवरऑल फर्क है दोनों रिजिम। तो एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। तो जैसे कि अविनाश ने बताया कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या इंडिविजुअल हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स करता है और डिडक्शंस लेना चाहता है, तो आपके केस में ओल्ड रिजीम ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आप ये सारे क्लेम्स ले सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स या फिर डिडक्शंस नहीं किए, जिसे ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो इन सब मसलों में उलझना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि सिंपल सा आप मेरा टैक्स डिडक्ट कर लीजिए, तो उसको न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करना चाहिए, राइट? हाँ जी। बट इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि बेनिफिशियल कौन सा है, वो आपको हमेशा एक कैलकुलेशन अपने करना चाहिए। बिफोर ऑप्टिंग एनी ऑफ द रिजिम यू शुड कैलकुलेट फर्स्ट कि
ओल्ड रिजिम में आपको बेनिफिशियल है या न्यू रिजिम में बेनिफिशियल है, तो वो कैलकुलेशन हमेशा हम लोग को एक कर लेना चाहिए। ओके, जेनरिक अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि कौन सा बेनिफिशियल होगा, तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि अगर आप HRA क्लेम करते हैं अपना, जो भी आपके सैलरी का HRA होता है, अगर उसको फुलेस्ट क्लेम करते हैं, साथ के साथ आपका होम लोन है और उस पर आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं साथ में, और ATC ATD की डिडक्शंस भी क्लेम कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसा समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपको ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप बहुत सारे डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं। चाहे रेट आपको न्यू रिजिम के अंदर रिड्यूस रेट होता है, तो भी ओल्ड रिजिम ही बेनिफिशियल होगी आपको। जी ठीक है। तो जैसे मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि मान लेते हैं कि कोई एक सैलरीड एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 15 लाख से ज़्यादा है, तो उसके केस में कौन सा वाला रिजीम ज़्यादा बेटर होगा? जी बिल्कुल, और इसको हम लोग एक प्रेजेंटेशन के थ्रू देख लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कोई पर्सन है जिसका सैलरी जो है 15 लाख है, ओके, और उसको जो LTA का कुछ बेनिफिट है और गिफ्ट अलाउंस, जितने भी अलाउंसेस आपको कंपनी से मिलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं वो 1,50,000 तक कुछ बेनिफिट्स उनको वो भी साथ में मिलते हैं, और HRA हम लोगों ने कंसिडर किया 25,000, तो 12 मंथ का अप्रोक्स 3 लाख हो जाएगा। राइट। ओल्ड स्कीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, राइट। और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो होगा वो 2 लाख तक होगा। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन से हमको पता चलेगा कि ग्रोस टोटल इनकम हमारी केवल 8 लाख ही रह गई है ओल्ड रिजिम में, वर्सेस न्यू रिजिम में आपको किसी भी तरह का डिडक्शंस कुछ मिला नहीं है, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी नहीं है, तो वो भी आपको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर स्टिल ग्रोस टोटल इनकम 14,25,000 आ रही है। और साथ में जब नीचे जाएंगे हम लोग ग्रोस टोटल इनकम से टोटल इनकम निकालने के लिए हमको ATC वगैरह डिडक्शंस क्लेम करने होंगे, ATC और ATD। तो आप देखेंगे कि 1.5 लाख में एज्यूम कर रहा हूँ कोई अगर है, तो जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस भी कवर होती है ATC के अंदर, तो 1.5 लाख तक इजीली कोई भी क्लेम करता ही है। तो जब हम लोग म्यूचुअल फंड में ELSS हो गया, हाँ जी, या फिर आपने कुछ टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, या PF या फिर FDs में आपने किया है, FD में किया है, तो ये सब इसमें कवर हो जाएगा ATC के अंदर। ठीक है। और आपकी टोटल इनकम जो अप्रोक्स कैलकुलेट होके आ रही है ओल्ड रिजिम में, वो आ रही है 6.25 लाख ओनली, वर्सेस जो आपने न्यू रिजिम में किया है वो 14.25 ही है अभी तक, क्योंकि ATC की और ATD की डिडक्शंस भी आपको अवेलेबल नहीं है इसमें। तो अगर आप देखेंगे टोटल टैक्स, तो बहुत बड़ा गैप है। इनकम टैक्स जो कैलकुलेट हुआ है वो 37,500 और सेस के साथ में 39,000 आ रहा है ओल्ड स्कीम में, वर्सेस जो आपको कैलकुलेट हुआ है न्यू स्कीम में वो आया है 1.4 लाख, जो कि बहुत बड़ा गैप है। अप्रोक्स 1 लाख का आपको टैक्स ज़्यादा है, बट ये वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकता है अगर आपकी डिडक्शन इतनी नहीं है तो। राइट। तो जैसे कि अविनाश ने मेंशन किया कि ये सारे मतलब ओल्ड रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम बेसिकली इसी बात पर डिपेंड करता है कौन सी बेटर है आपके लिए, कि आपने कितने इन्वेस्टमेंट्स किए, आपके डिडक्शंस क्या क्या हैं। जैसे ATC के अंडर अगर ट्यूशन फीस है या फिर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए तब आप ले सकते हैं, बट अगर आपने किया ही नहीं है तो फिर शायद ये केस पलट जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और डिडक्शंस लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अच्छा, ऑल्सो इस शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप भी ये कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि आज के इस वीडियो में हमने बात करा डिफरेंट रिजीम्स के बारे में, टैक्स स्लैब्स के बारे में, और समझा कि कौन सी टैक्स स्लैब आपके लिए एप्लीकेबल है, कौन सा रिजीम आपके लिए बेटर रहेगा। साथ में जैसे कि अविनाश जी की मदद से हमने कैलकुलेट करके भी देखा कि अगर कोई 15 लाख कमाता है और उसके पास इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शंस है तो वो कैसे अपना टैक्स बचा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट ITR फॉर्म्स के बारे में और समझेंगे कि कौन से इंडिविजुअल को कौन सा ITR फॉर्म भरना जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ITR फाइल करने जाते हैं और गलत फॉर्म भर देते हैं, जिसकी वजह से भी आपको नोटिस रिसीव हो जाता है। तो ये गलती आप ना करो, इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि नेक्स्ट वीडियो आप देखें। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.